हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग बाल मनोविज्ञान का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, विकास और उसकी अवस्थाएं। आप लोग इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। ये उसी चैप्टर का पार्ट 2 है, जिसमें आप जानेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। दोनों ही टॉपिक हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कुल मिला के हमारे 12-13 कारक हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। जानते हैं कौन कौन से कारक हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, यौन, भोजन एवं पोषण, खेल एवं व्यायाम, शुद्ध वायु और प्रकाश, चोट और रोग, प्रजाति, अभिप्रेरणा, परिवार में स्थान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो इस तरीके से 13 कारक हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। इन 13 ही कारक के आपको नाम अच्छे से याद रखने हैं। कम से कम आप नाम तो याद रख ही लीजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न इसी तरीके का आता है कि कौन से कारक हमारे बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। आपको दे दिया जाएगा वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन वातावरण, तीसरा ऑप्शन चोट और रोग और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि हमारा ऑप्शन चौथा एकदम सही होगा, उपरोक्त सभी वाला, क्योंकि तीनों कारक हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से वंशानुक्रम हमारे विकास को प्रभावित करता है। तो वंशानुक्रम होता क्या है, पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। वंशानुक्रम हमारे जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या कहलाता है, हस्तांतरण। ठीक है, हस्तांतरण मतलब डिलीवर करना। ठीक, जो हस्तांतरण होता है हमारी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। आप सभी को पता है कि जब ये शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हमें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं तो ये सारी विशेषताएं हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। फिर यही विशेषताएं, शारीरिक और मानसिक विशेषताएं, हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, तो हमारे बच्चों का विकास भी प्रभावित होता है। फिर हमारे बच्चे अपनी आने वाली जनरेशन को देते हैं। तो इस तरीके से जब ये विशेषताएं डिलीवर होती हैं तो उसी तरीके से हमारा विकास भी प्रभावित होता है, क्योंकि यही हमारी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं जो हमारे डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं। ठीक, तो आप लोग अच्छे से जान चुके हैं कि वंशानुक्रम किस तरीके से हमारे विकास को प्रभावित करता है और वंशानुक्रम होता क्या है। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम के माध्यम से बालक अपने माता पिता के गुणों को प्राप्त करता है। ये गुण विशेष बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है वातावरण। आप सभी को पता है कि वातावरण का जो है हम पर 2 तरीके का असर पड़ता है। कौन से 2 तरीके हैं आपको समझा दें। जैसे पहला हो सकता है कि आप पर पॉजिटिव इफेक्ट हो, दूसरा हो सकता है आप पर नेगेटिव इफेक्ट हो। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है, मान के चलिए कि आपका वातावरण बहुत अच्छा है, आपको सब लोग घर में एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और आपका आसपास का जितना भी माहौल है, समाज भी, आपका घर भी, विद्यालय भी, सब लोग आपको बहुत एनकरेज करते हैं, आप में सकारात्मक भाव पैदा होते हैं और आपका विकास कैसा होगा, अच्छा होगा इस तरीके से। दूसरी तरफ ये होता है कि एक बालक है जो ऐसे समाज में रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूम्रपान, नशे वाली चीज़ें होती हैं, तो उसका विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा, उसका विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक केस ये भी हो सकता है कि एक बालक है जिसके घर में हमेशा लड़ाई होती रहती, क्लेश होता रहता है, तो उस वजह से जो बालक है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और उसका विकास जो है प्रभावित होगा। ठीक है, मानसिक विकास प्रभावित होगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि वातावरण हमारे ऊपर 2 तरीके से प्रभाव डाल सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जानते हैं इसके बारे में। वातावरण का बालक के विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यदि बालक का वातावरण अच्छा है, अर्थात बालक को विकसित होने के अवसर प्राप्त होते हैं, तो बालक के अंदर सकारात्मक विकास देखने को मिलता है। वहीं यदि बालक का वातावरण अच्छा नहीं है तो बाल विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आप लोग वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में आप जान चुके हैं। अब तीसरा आपका कारक है बुद्धि। बुद्धि जो है हमारी क्या होती है, तर्क करने की योग्यता। बुद्धि क्या होती है, तर्क करने की योग्यता को हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का जो संबंध है वो किससे, मानसिक विकास से होता है। किससे, मानसिक विकास से होता है, मानसिक विकास। तो कहा जाता है कि यदि आपका मानसिक विकास तीव्र होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बुद्धि भी तीव्र है। इसका उल्टा कर दीजिए
तीव्र बुद्धि जिसकी होती है, तीव्र बुद्धि जिसकी होती है उसका मानसिक विकास भी कैसा होता है, तीव्र होता है। ठीक है, मानसिक विकास शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं मैं, मानसिक विकास भी उसका तीव्र होता है। वहीं इसका उल्टा कर दीजिए कि जिसकी बुद्धि जो है तीव्र नहीं होती है, मतलब थोड़ा सा मंद बुद्धि होती है, तो उसका विकास भी, मानसिक विकास भी कैसा होता है, धीमा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बुद्धि किस तरीके से मानसिक विकास से संबंधित है आप जान चुके हैं। अब इसके बारे में हरलोक ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, पढ़ लेते हैं इनके क्या विचार थे इस बारे में। हरलोक का कहना था कि उच्च स्तर की बुद्धि विकास को तीव्र बनाती है, वहीं निम्न स्तर की बुद्धि पिछड़ेपन से संबंधित होती है। ठीक है, हरलोक के बारे में आप जान चुके हैं। क्या कहा है हरलोक ने कि उच्च स्तर की बुद्धि विकास को तीव्र बनाती है और निम्न स्तर की बुद्धि पिछड़ेपन से संबंधित होती है। ठीक है, आप बुद्धि को समझ चुके हैं कि हमारा जो बुद्धि कारक है हमारे विकास को किस तरीके से प्रभावित करता है। चौथा कारक आपको जानना है यौन। ठीक है, चौथा कारक आपका क्या है, यौन है। यौन में ये कहा जाता है कि बालिकाओं की जो बुद्धि है वो बालकों की अपेक्षा शीघ्र परिपक्व हो जाती है। आप सभी को पता है कि बालिकाओं की बुद्धि शीघ्र परिपक्व होती है। इसका रीज़न ये है कि बालिकाएं अक्सर अपनी मम्मी के साथ रहती हैं, उनके कामों में हाथ बटाती हैं और शीघ्र ही मम्मी जिस तरीके से बात करती हैं तो उनकी चीज़ों को कैप्चर करती हैं, उनका अनुसरण करती हैं। इस तरीके से बालिकाएँ जो हैं परिपक्व हो जाती हैं शीघ्र ही। ठीक है, आप सभी लोग समझ चुके हैं कि हमारा किस तरीके से यौन हमारे विकास को प्रभावित करता है। आपका पांचवा कारक है भोजन एवं पोषण। भोजन एवं पोषण का आप सभी को पता है कि हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है कि अगर अच्छा भोजन मिलता है तो हमारा विकास भी अच्छा होता है, अगर हमें भोजन अच्छा ना मिले तो हमारा विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। तो कहा जाता है कि यदि बालक को उसकी आयु, मतलब मान के चलिए उसकी आयु 4 वर्ष की है, कितना है, 4 वर्ष का है, तो उसको अगर 4 वर्ष के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं, मतलब पोषक तत्व दिए जाएं, तब तो ठीक है। यदि बालक 4 वर्ष का है, उसको आप 1 वर्ष के हिसाब से खाना दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, तो बालक का विकास कैसे संभव है, बालक का विकास नहीं हो पाएगा फिर। इसीलिए बालक को उसकी आवश्यकता और उसकी आयु के हिसाब से हमें न्यूट्रिएंट्स या पोषण देना चाहिए। ठीक है, ताकि विकास उसका अच्छा हो। ठीक, तो भोजन और पोषण का संबंध हमारे शारीरिक विकास से होता है। ठीक, यदि हमारा भोजन अच्छा होगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो हमारा शारीरिक विकास अच्छा होगा। शारीरिक विकास हमारा जो है मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। आप सभी को पता है कि हमारे विकास के 5 पक्ष हैं। कितने? विकास के 5 पक्ष हैं जो आपस में अंतः संबंधित हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो आपका मानसिक विकास भी प्रभावित होगा, और यदि मानसिक विकास प्रभावित होगा तो आपका संवेगात्मक विकास प्रभावित होगा ही होगा। ठीक, इस तरीके से ये 5 पक्ष आपस में अंतः संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपका शारीरिक विकास अच्छा होने के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से भोजन को लें, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लें जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। ठीक है, पढ़ते हैं। यदि बालक को उसकी आवश्यकता और आयु को ध्यान में रखकर पौष्टिक आहार दिया जाता है तो बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि बालक को उसकी आवश्यकता और उसकी आयु को ध्यान में रखकर पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है तो बालक का शरीर अंदर से कमज़ोर हो जाता है और उसका शारीरिक विकास जो है मंद हो जाता है। चूँकि विकास के सभी पक्ष आपस में अंतः संबंधित हैं, अतः शारीरिक विकास मंद होने पर विकास के अन्य पक्ष भी प्रभावित होते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर भोजन और पोषण को अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट आपका है कारक खेल और व्यायाम। आप सभी को पता है कि खेल और व्यायाम हमारे अंदर सक्रियता लाता है। क्या लाता है? हमारे अंदर एक्टिविटी लाता है, एनर्जी क्रिएट करता है। ठीक, तो खेल और व्यायाम जो है हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, इसीलिए खेल और व्यायाम बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा विकास जो है, शारीरिक विकास हमारा अच्छा हो। शारीरिक विकास यदि अच्छा होगा तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, मानसिक विकास भी अच्छा होगा तो विकास के सारे हमारे पक्ष जो हैं अच्छे होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका शुद्ध वायु और प्रकाश। शुद्ध और वायु और प्रकाश किस तरीके से आपके विकास को प्रभावित करता है आपने शायद कभी सोचा होगा। अगर नहीं सोचा है तो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप सूर्य की रोशनी में पड़ें और दूसरा आप एक बंद अंधेरे कमरे में पड़ें, या फिर ऐसे कमरे में जिसमें लाइट कम हो, या फिर ऐसे कमरे में जिसमें बहुत ज़्यादा चमचमाती हुई लाइट हो। आपको पता है जब आप सूर्य की रोशनी में पड़ेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक भाव आएंगे। ठीक, क्योंकि हमें सूर्य की रोशनी से विटामिन्स मिलते हैं।
ठीक, आप सभी को पता है कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ठीक, तो वहीं जब आप बंद अंधेरे कमरे में पढ़ेंगे या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट हो चमचमाती हुई, जब आप बंद अंधेरे में कमरे में पढ़ेंगे ना तो आपकी आइज़ पर जोर पड़ेगा। जब आपकी आइज़ पर जोर पड़ेगा तो आपके मस्तिष्क में जो है चिड़चिड़ापन क्रिएट होगा। ठीक, या फिर आप बहुत ज़्यादा चमचमाती हुई लाइट में कभी पढ़ें तो भी आपके अंदर चिड़चिड़ापन क्रिएट होगा। इससे क्या होगा, आपका मानसिक विकास है ना वो प्रभावित होगा। ठीक, तो आप जान चुके हैं कि शुद्ध वायु और प्रकाश का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये पॉइंट भी आप जान चुके हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा चोट और रोग। यदि किसी बालक को बचपन में कोई गंभीर चोट आ गई है, मान के चलिए उसको कोई गंभीर चोट आ गई है, जब बच्चे को गंभीर चोट आएगी तो ओबियसली उसका शारीरिक विकास आगे चल के प्रभावित होगा। जब उसका शारीरिक विकास प्रभावित होगा तो वो अंदर से टूटने लगेगा, अंदर से एकदम उसके अंदर नेगेटिविटी आती जाएगी। ठीक है, तो जब उसका शारीरिक विकास प्रभावित हुआ तो उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होना शुरू हुआ। क्यों हुआ प्रभावित होना? क्योंकि जब वो अंदर से शरीर से कमज़ोर हो गया तो उसके मन में गलत ख्याल आने लगे, गलत विचार आने लगे अपने आप को लेकर, तो उसका मानसिक विकास भी प्रभावित हुआ। ठीक, यहाँ पर आप चोट और रोग के बारे में समझ चुके हैं अच्छे से। अगला कारक है हमारा प्रजाति। प्रजाति हमारा किस तरीके से विकास को प्रभावित करती है ये भी जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि इंडिया में कई तरह की प्रजातियाँ हैं और उन सब के अपने नियम हैं और उनके विकास जो है ना अपने नियम के अनुसार ही होते हैं। ठीक है, जैसे यदि उनका रंग काला है तो उनकी प्रजाति के जो उनके बच्चे होंगे वो भी उसी कलर के होंगे। यदि उनका कद थोड़ा सा नाटा है, छोटा है, तो उनके बच्चे भी थोड़े से नाटे छोटे होंगे। तो इस तरीके से हमारा उनका विकास जो है, प्रजातियों का विकास उनकी प्रजातियों के लोगों के समान ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनका विकास जो है अपनी प्रजाति के अन्य लोगों के समान होता है। आप समझ चुके हैं प्रजाति के बारे में भी। अगला है हमारा पॉइंट अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब यहाँ पर क्या है कि बालक को शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आवश्यकता के लिए जो संसाधन दिए जाते हैं, जो रिसोर्स दिए जाते हैं, यहाँ पर अभिप्रेरणा का मतलब उन्हीं संसाधनों से है। जैसे बालक के शारीरिक आवश्यकता के संसाधन क्या हो सकते हैं, जैसे रोटी हो सकती है, मतलब खाना हो सकता है, उसके कपड़े भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर खाना और कपड़ा क्या हुआ उसके लिए, शारीरिक आवश्यकता वाले संसाधन। ठीक, तो यहाँ पर हमारा खाना और कपड़ा क्या हुआ, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन होती है। ठीक, मोटिवेशन। तो यहाँ पर हमारा रोटी और कपड़ा क्या हुआ, यहाँ पर मोटिवेशन हुआ बच्चे के लिए। ठीक है, तो यदि बालक को टाइम पर ये सारी चीज़ें मिलें, ठीक, तो बालक का विकास जो है अच्छा होगा, नहीं तो फिर उसका विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा। आगे आप मोटिवेशन थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तो उसके लिए आप सबसे पहले तो मेरे साथ बने रहिए। आपको बाल विकास में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लगता होगा ना टेट और सुपर टेट में, बाल विकास, वो बहुत सिंपल हो जाएगा। अगला आपको पढ़ना है परिवार में स्थान। तो परिवार में स्थान जो है हमारा वो क्या कहता है, परिवार में हमारा स्थान का मतलब है कि जो बालक हमारा जितने बाद में पैदा होता है उसका विकास उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे आप 3 भाई हैं तो आपका जो सबसे बाद में भाई पैदा हुआ होगा वो हमारा, उसका विकास जो है सबसे तीव्र होगा, उसका विकास सबसे अच्छा माना जाता है कि जो हमारा सबसे बाद में पैदा होता है उसका विकास उतना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब है, आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि इकोनॉमिकल सिचुएशन, यानी कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जितने रिसोर्स आपको चाहिए हैं पर्याप्त मात्रा में, अगर आपको रिसोर्स टाइम पर मिल रहे हैं तब तो आपका ठीक है, विकास आपका अच्छा होगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो बच्चा जो है गलत कामों में लिप्त हो जाता है। फिर वो गलत काम जब करने लगता है, गलत काम करने पर उसका क्या होता है, विकास जो है गलत दिशा में चला जाता है। ठीक है, तो आप आर्थिक स्थिति का महत्व समझ चुके हैं। अगला आपका कारक है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या कहता है कि समाज के जो हमारे कारक हैं, जैसे हर किसी के समाज के कुछ नियम होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही हमारे बालक का विकास होता है। तो ये कौन से कारक हैं जो हमारे बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, वो है हमारे जातीय मूल्य, सांस्कृतिक मान्यताएं, तात्कालिक पर्यावरण, सांस्कृतिक भिन्नताएं।
ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे परीक्षा में इस तरीके से पूछा जाता है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं। ऑप्शन ए जातीय मूल्य, ऑप्शन बी सांस्कृतिक मान्यताएं, ऑप्शन सी सांस्कृतिक भिन्नताएं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक कारक में क्या क्या आता है। ठीक, अगला टॉपिक है आपका वृद्धि और विकास में अंतर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि हमारे वृद्धि और विकास में अंतर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनसे प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक, पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारा वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन तक सीमित है, यानी कि जो वृद्धि है वो हमारे मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। मात्रात्मक का मतलब है परिमाणात्मक। क्या? परिमाणात्मक। परिमाणात्मक। ठीक, परिमाणात्मक या मात्रात्मक का मतलब है ऐसी परिवर्तन जिनको हम माप सकें। ठीक है, जैसे आप अपनी ऊंचाई को, आप अपने वजन को माप सकते हैं कि आपकी ऊंचाई कितने हैं और आपका वजन कितने केजी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वृद्धि जो होती है वृद्धि वो एक मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, मतलब ऐसे परिवर्तन जिनको आप माप सकते हैं। ठीक है, वहीं विकास जो होता है हमारा वो कैसा होता है? विकास व्यक्ति में मात्रात्मक साथ ही साथ गुणात्मक पहलुओं से समग्र और प्रगतिशील परिवर्तनों से संबंधित होता है। ठीक है, विकास हमारा मात्रात्मक और साथ ही साथ गुणात्मक पहलुओं से संबंधित समग्र और प्रगतिशील जो परिवर्तन है उन सब से संबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ चुके होंगे अच्छे से पहला अंतर। दूसरा आपका जो अंतर है वो है कि वृद्धि के परिणामों को मापा जा सकता है, जैसे वजन, ऊंचाई आदि में वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ आकलन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आकलन किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि वृद्धि के जो घटक हैं वो मूर्त होते हैं। कैसे होते हैं? मूर्त। यहाँ पर मूर्त का मतलब क्या है हम आपको समझा देते हैं। मूर्त का मतलब होता है ऐसी चीजें जिन्हें आप देख सकते हैं, मतलब देख सकने वाले, देख सकने वाली, मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूर्त कहते हैं। मूर्त कहते हैं। ठीक, तो वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, मतलब जैसे आप वृद्धि को माप सकते हैं, यानी कि अपनी ऊंचाई और वजन को माप भी सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी ऊंचाई और वजन को आप देख भी सकते हैं कि हमारा ऊंचाई कितनी है, हमारे वजन कितना है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो इसके जो घटक हैं वो मूर्त होते हैं। वहीं विकास के जो घटक हैं वो अमूर्त होते हैं। अमूर्त का मतलब क्या है? जिन्हें आप देख नहीं सकते। अमूर्त, देख नहीं सकते। ठीक, अमूर्त घटक को आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो विकास के जो घटक हैं आप उन्हें देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे आपके अंदर विकास हुआ है तो आप उसको कैसे देख सकते हैं? मतलब आपके अंदर जो विकास हुआ है, अंदर की चीज़ों को आप नहीं देख सकते हैं, आप बाहरी चीज़ों को देख सकते हैं, माप सकते हैं। अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं आप उनको नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए विकास के जो घटक हैं उन्हें अमूर्त माना जाता है। ठीक है, तीसरा जो अंतर है वो यही है कि वृद्धि के घटक मूर्त हैं, अर्थात वृद्धि के घटकों को देखा जा सकता है, जबकि विकास के घटक अमूर्त हैं, अर्थात विकास के घटकों को देखा नहीं जा सकता परंतु आकलन किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा अंतर है वो ये है कि वृद्धि का जो संबंध है हमारे शारीरिक अंगों से होता है। आप सभी को पता है कि वृद्धि का जो संबंध है हमारे शारीरिक अंगों से है, क्योंकि हम वृद्धि को माप सकते हैं तो ऑब्वियसली हम शारीरिक अंगों को ही मापेंगे ना। ठीक, अर्थात वृद्धि जो है शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाती है। वृद्धि का काम क्या है? शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाना, जबकि हमारा जो विकास है ना, विकास वो हमारे सभी परिवर्तनों, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, क्रियात्मक हो, सामाजिक हो, इन सभी में परिवर्तनों को दर्शाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वृद्धि का संबंध हमारे शारीरिक परिवर्तनों से है, वहीं विकास का संबंध हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक इन सभी परिवर्तनों से है। ठीक है, अगला हमारा जो है अंतर वो ये है कि वृद्धि एक विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है। ठीक है, वृद्धि होता क्या है कि हमारा एक आयु के बाद रुक जाती है। क्या होता है? रुक जाती है। ठीक है, वहीं हमारा विकास जो है जन्म से शुरू होता है, हमारे जन्म लेने से शुरू होता है और तब तक चलता रहता है जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक, इसीलिए जो हमारा
वृद्धि है वो विकास का हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि हमारी विकास जो है जन्म से हमारा शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। तो इनमें से बेहतर कौन हुआ? जो हमारा जीवन भर साथ दे रहा है। कौन दे रहा है? विकास दे रहा है। ठीक, अगला हमारा अंतर है कि वृद्धि की एक निश्चित दिशा और गति होती है जो एक सीमा तक होती है। ठीक है, जबकि विकास को एक निश्चित दिशा और गति प्रदान की जाती है। ठीक है, वृद्धि की अपनी एक निश्चित गति और दिशा होती है, जबकि विकास जो होता है, विकास को हम लोग दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला हमारा अंतर है कि वृद्धि का क्षेत्र सीमित है, जबकि विकास जो है उसका क्षेत्र व्यापक है। ये आप लोग जानते हैं कि हमारा वृद्धि जो है वो विकास का हिस्सा होता है। ठीक है, क्या होता है? विकास का हिस्सा है वृद्धि, इसीलिए विकास का क्षेत्र व्यापक है और वृद्धि का क्षेत्र क्या है? सीमित है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा यही है कि वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, जबकि विकास अपने आप में एक संपूर्ण प्रक्रिया होता है। क्या होता है? संपूर्ण प्रक्रिया होता है, क्योंकि हमारा विकास हमारे जन्म से शुरू होता है और हमारी डेथ तक चलता रहता है, इसीलिए उसको एक संपूर्ण प्रक्रिया माना गया है। नेक्स्ट हमारा अंतर है कि वृद्धि का स्वरूप बाहरी है। आप सभी को पता है कि वृद्धि का जो स्वरूप है बाहरी है, क्योंकि इसका संबंध हमारे शारीरिक परिवर्तनों से होता है। वहीं विकास का स्वरूप आंतरिक है। ठीक है, विकास का स्वरूप क्या है? आंतरिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा लास्ट जो अंतर है वो ये है कि वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। वृद्धि जो होती है उसका कोई निश्चित क्रम नहीं है, जबकि विकास एक निश्चित क्रम और निश्चित दिशा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर ये निश्चित दिशा है। ठीक है, यहाँ पर आप दिशा कर लेना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जबकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। आप सभी को पता है कि विकास का एक निश्चित क्रम है कि विकास हमारे जन्म लेने से शुरू हुआ, हमारे शैशवावस्था में गया, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में गया, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में गया और हमारी मृत्यु तक हमारा चलता रहा। ठीक, इस तरीके से हमारा विकास जो है एक निश्चित क्रम में चलता है। कभी ऐसा सुना है कि हमारा विकास हमारे जन्म के समय हो ना और हमारा सीधा शैशवावस्था में हो? शैशवावस्था में हमारा विकास हुआ नहीं, हमारा फिर विकास सीधा किशोरावस्था में हो? ऐसा नहीं होता। विकास हमारा चरण दर चरण होता है और एक निश्चित क्रम में होता है, जो कि हमारा जन्म लेने से शुरू होता है, हमारी मृत्यु तक हमारा विकास जो है चलता रहता है। तो आई होप यहाँ पर आप लोग दोनों टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और साथ ही साथ वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और यदि आपको मनोविज्ञान के और भी वीडियोज़ चाहिए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर ज़रूर रहें। थैंक यू सो मच।